बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से रिलेटेड है और हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके दरमियान हम कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हैं और पूछा जाता है कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सेक्शन 8 जो है वो रिलेट करता है पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और अंपायर, और इसके अलावा जो सेक्शन 9 है वो बात करता है पावर ऑफ अ पार्टी टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर इन सर्टेन केसेस। तो बेसिकली इसमें हमने यही देखना है कि कोर्ट के पास कब पावर आती है या किन किन केसेस में कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, और इसी तरीके से एक पार्टी के पास आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की पावर कब आएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2, ये रिलेट करता है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट। तो यानी कि यहाँ पर कोर्ट की इंटरवेंशन के बगैर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी और उसके दौरान इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी और उसके बाद हमें फिर कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम इसको अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 में कहते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और अंपायर। सबसेक्शन 1 है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द रेफरेंस शैल बी टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स टू बी अपॉइंटेड बाय कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब ये है कि जहां पर पार्टीज के दरमियान आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ और उसके अंदर ये एग्री हुआ कि जो रेफरेंस होगा वो एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स को होगा। रेफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि अपने मामले को, अपने डिस्प्यूट को रेफर करना टुवर्ड्स आर्बिट्रेटर्स। ठीक है। शेल बी टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स टू बी अपॉइंटेड बाय कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। अब वो जो हैं जितने भी आर्बिट्रेटर्स, चाहे वो एक है या एक से ज्यादा हैं, तो वो अपॉइंट किसने करने हैं? वो पार्टीज की कॉन्सेंट से होंगे। यानी कि लेट्स से कि हमने एक बंदा अपॉइंट करना है, पर्सन ए। अब पर्सन ए को अपॉइंट करने के लिए दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट का होना जरूरी है। या अगर हमने दो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने हैं, ए और बी, फिर भी दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट हमें लेनी पड़ेगी। उसके बाद एंड ऑल द पार्टीज डू नॉट आफ्टर डिफरेंसेस हैव अराइजन कॉन्कर इन द अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट। तो इसमें ये कहता है कि जहां पर डिफरेंसेस आ गए, इख्तलाफात आ गए और पार्टीज जो हैं वो कॉन्कर नहीं कर पाती अपॉइंटमेंट्स के अंदर या फिर एक बंदे की अपॉइंटमेंट में। ठीक है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट्स का वर्ड यूज हुआ है। ठीक हो गया। तो यानी पहले हमारे पास सिचुएशन ही आ गई कि जहां पर पार्टीज का एग्रीमेंट नहीं हो पाता। अब कहता है और इफ एनी अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्ट। मतलब ये हो गया कि जहां पर वो क्या करेगा? निग्लेक्ट करेगा या वो डायरेक्टली रिफ्यूज कर देगा। निग्लेक्ट का मतलब है कि हमने उसको कह दिया कि भाई आप काम करें, लेकिन वो काम नहीं कर रहा विदाउट एनी रीजन। हमें रीजन भी नजर नहीं आ रही, हमें कोई वजह भी नहीं बताई जा रही कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं वो अटेंड कर रहा, मीटिंग्स को अवॉइड कर रहा है। ठीक है। या इस तरह की कोई सिचुएशन या इस तरह का कोई एक्ट जिसकी बेस पर हम ये असर्टेन कर सकें, अंदाजा लगा सकें कि ये बंदा काम नहीं करना चाहता। ठीक है। और रिफ्यूजेस टू एक्ट, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो मुकम्मल तौर पे रिफ्यूज कर देता है, साफ इनकार कर देता है कि भाई मैं नहीं कर सकता। और इज इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग और डाइज। तीसरे नंबर पे है इनकैपेबल हो जाता है एक्ट करने के लिए। इनकैपेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, बीमारी उसको कोई लग सकती है। इसके अलावा वो मेंटली जो है वो डिसेबल हो सकता है। ठीक है। या कोई और सिचुएशन हो सकती है, वो मुल्क छोड़कर चला गया है। ये यानी कोई भी आप कह लें कि इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग है, अब वो काम नहीं कर सकता। या फिर और डाइज, या फिर वो फोर्थ भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। And the arbitration agreement does not show that it was intended that the vacancy should not be supplied। और उसके बाद जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देखते हैं तो उसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे ये इंटेंशन सामने आ रही हो कि भाई अब जो जगह खाली हो गई है वो जगह खाली ही रहेगी। यानी इसका दूसरा मतलब ये बनता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब ये निकलेगा कि अब एक बंदा अगर काम नहीं कर रहा या इनकैपेबल हो गया या फौत हो गया है, तो अब उसकी जगह पर दूसरे बंदे को
आना चाहिए। ठीक हो गया? एंड द पार्टीज और द आर्बिट्रेटर्स एज द केस में बी डू नॉट सप्लाई द वैकेंसी। और अब एक बंदे के जाने के बाद जो पार्टीज हैं या फिर आर्बिट्रेटर्स हैं, आर्बिट्रेटर तब काम करेंगे जब अंपायर की बात होगी, अंपायर को अपॉइंट करना होगा, ठीक है। और जब आर्बिट्रेटर्स को ही अपॉइंट करना है तो फिर पार्टीज के ऊपर ये बात आ जाएगी, ठीक है। और अंपायर कब अपॉइंट करते हैं आर्बिट्रेटर, कि जहां पर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, यानी कि आर्बिट्रेटर्स भी इस तरीके से कि एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है, दूसरी पार्टी दूसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है, तो वो दोनों मिलकर फिर अंपायर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं, इसकी अब अगेन हेड नोट देखिए, आर्बिट्रेटर और अंपायर, ठीक है। यानी कि ये आर्बिट्रेटर्स के ऊपर भी अप्लाई होंगी सब चीजें और अंपायर्स के ऊपर भी ये सब चीजें अप्लाई होंगी। ठीक हो गया? अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, एंड द पार्टीज और द आर्बिट्रेटर्स, यानी कि वैकेंसी क्रिएट हो गई, चाहे कोई आर्बिट्रेटर चला गया है, इनकैपेबल हो गया है, मर गया है, या फिर अंपायर के साथ ये सिचुएशन हुई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद पार्टीज या आर्बिट्रेटर्स ने उस वैकेंसी को फिल अप नहीं किया, ठीक हो गया, तो ये दूसरा केस बन जाएगा कि जहां पर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। इसी तरीके से वेयर द पार्टीज और द आर्बिट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन अंपायर, जहां पर पार्टीज या आर्बिट्रेटर्स ने अंपायर को अपॉइंट करना था एंड डू नॉट अपॉइंट हिम, और वो उसको अपॉइंट नहीं करते, any party may serve the other parties or the arbitrators, as the case may be, with a written notice to concur in the appointment or appointments or in supplying the vacancy। और जहां पर पार्टीज या आर्बिट्रेटर्स ने अंपायर को अपॉइंट करना था और फिर वो अंपायर को अपॉइंट नहीं कर पाते, तो कोई भी पार्टी क्या करेगी, दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टीज को या आर्बिट्रेटर्स को वो नोटिस दे देगी रिटर्न में, ठीक है। और वो कहेगी कि भाई हम आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करना चाहते हैं, आप आए हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। कॉन्कर का वर्ड है शामिल हो जाएं, हमारी म्यूचुअल कॉन्सेंट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना चाहिए। ठीक हो गया? ये काम एक पार्टी कर देती है। अब कहता है इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड विद इन 15 क्लियर डेज आफ्टर द सर्विस ऑफ द सेड नोटिस। अब नोटिस एक पार्टी ने दे दिया अंडर क्लॉज सी, ठीक है, और 15 दिन का इंतजार किया, 15 दिन के अंदर किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी हु गेव नोटिस एंड आफ्टर गिविंग द अदर पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard, appoint an arbitrator or arbitrators or umpire as the case may be, who shall have like power to act in the reference and to make an award as if he or they had been appointed by consent of all the parties। बड़ी सिंपल से इसमें बात हो गई कि 15 दिन का इंतजार किया जाएगा नोटिस देने के बाद। 15 दिन के अंदर दूसरी पार्टी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आर्बिट्रेटर्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अब कोर्ट, वो पार्टी जिसने नोटिस दिया था वो कोर्ट में चली जाएगी, कोर्ट में जाकर वो एप्लीकेशन देगी इसी सेक्शन के अंडर और कहेगी भी कि हमने नोटिस दे दिया था, आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ, तो अब हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, कोर्ट को अप्लाई करते हैं कि भाई आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जहां पर भी कोई एप्लीकेशन फाइल होगी वहां पर यूनिलैटरली डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक पार्टी को सुनकर फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा कि फिर कोर्ट दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी देगी, दूसरी पार्टी को सुनेगी, ठीक है। और फिर वो दोनों पार्टीज आकर अपने आर्ग्यूमेंट्स एक्सटेंड करेंगी और उसके बाद कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। अब कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भाई ये ठीक बात कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर होने चाहिए, फिर कोर्ट अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स और अंपायर, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, एक से ज्यादा करने हैं, इसके अलावा अंपायर अपॉइंट करना है, ठीक है। तो कोर्ट फिर इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद वो अपॉइंट कर देगी। आगे कहता है हु शेल हैव लाइक पावर टू एक्ट इन द रेफरेंस एंड टू मेक एन अवार्ड एज इफ ही और दे हैड बीन अपॉइंटेड बाय कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टीज। और फिर जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया आर्बिट्रेटर या अंपायर होगा, तो वो उस तरीके से एक्ट करेगा, इस तरीके से रेफरेंस के अंदर एंटर होगा और उस तरीके से अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा जैसे कि वो
पार्टीज की कॉन्सेंट के मुताबिक अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन इसके अंदर आ जाएगी सेक्शन 8 में। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 9 की तरफ। इसमें सिचुएशन डिफरेंट है, पावर ऑफ पार्टी टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर और इन सर्टेन केसेस अ सोल आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब ये सोल आर्बिट्रेटर वाली क्या बात है, ये हम सेक्शन पढ़कर समझ लेंगे। बहरहाल यहाँ पर पार्टी की पावर है कि वो एक नया आर्बिट्रेटर या सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ पर कहता है वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट अ रेफरेंस शैल बी टू टू आर्बिट्रेटर्स, वन टू बी अपॉइंटेड बाय ईच पार्टी। अब यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट हो रही है। सेक्शन 8 में हमने कहा था कि एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है या एक से ज्यादा अपॉइंट करने हैं, उन हर एक की अपॉइंटमेंट में पार्टीज की कॉन्सेंट शामिल होगी। यानी पर्सन ए के लिए या पर्सन बी के लिए या दोनों पर्सन ए और बी के लिए दोनों पार्टीज एग्रीड होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहां पर एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, दूसरी पार्टी दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी। यानी दोनों पार्टीज अपना अपना आर्बिट्रेटर, अपना अपना बंदा, आम जबान में अगर हम कहें तो वो लेकर आएंगे। ठीक हो गया। then unless a different intention is expressed in the agreement, if either of the appointed arbitrators neglects or refuses to act or is incapable of acting or dies, the party who appointed him may appoint a new arbitrator in his place. बात समझ में आ गई। इसमें वो सिंपल ये कहता है कि लेट से मैं हूं, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। जिस बंदे के साथ मेरा डिस्प्यूट है उसने अपनी मर्जी से अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। अब यहाँ पर मेरा वाला जो आर्बिट्रेटर है वो उसी तरीके से नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज कर देता है काम करने से, या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है किसी वजह से, या फिर वो फौत हो जाता है। इन चारों सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास इख्तियार है कि मैं उसकी जगह एक नया आर्बिट्रेटर अपने लिए अपॉइंट कर लूंगा। ये है क्लॉज ए। इसी तरीके से उसके बाद कहता है इफ वन पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर आइदर ओरिजिनली और बाय वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज अफोरसेड। अब यहाँ पर वो बात को फर्दर आगे लेके जा रहा है। वो कहता है कि अगर एक पार्टी फेल हो जाती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, आइदर ओरिजिनली, यानी कि जो पिछली क्लॉज थी, ओरिजिनली जो है वो उसने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, या फिर बाय वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज एफोरसेड, या फिर ये वाली चीज आ गई कि भाई जो आर्बिट्रेटर मैंने अपॉइंट किया उसने काम नहीं किया या वो नहीं कर सका, मैंने उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था, सब्स्टिट्यूट करना था उसको एक और बंदे के साथ ताकि वो मेरे लिए फैसला करता, और मैं वो सब्स्टिट्यूशन करने से कासिर रहा हूं, नहीं कर सका मैं वो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, for 15 clear days after the service by the other party of a notice in writing to make the appointment। और दूसरी पार्टी ने उस सिचुएशन के बाद मुझे नोटिस भी दे रखा था कि भाई आपके पास 15 दिन है, जो बंदा आपका चला गया है, ठीक है, उसकी जगह आप एक नया बंदा अपॉइंट कर लें। या फिर मैंने पहले ही अपना अपॉइंटमेंट नहीं की थी और उस पार्टी ने मुझे रिटर्न 15 डेज का नोटिस दिया कि 15 दिन में आप अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें। ठीक है, such other party having appointed his arbitrator before giving the notice। लेकिन दूसरी पार्टी मुझे नोटिस तभी दे सकती है जब वो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर चुकी हुई है। बहरहाल उसने ऐसे ही किया, अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया और उसके बाद मुझे नोटिस दे दिया 15 दिन का। The party who has appointed an arbitrator may appoint that arbitrator to act as sole arbitrator। अब ये sole arbitrator वाली बात आ गई कि भाई मेरे पास 15 दिन थे, मैंने उसमें अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, तो अब वो पार्टी जो है वो अपने वाले आर्बिट्रेटर को एज सोल आर्बिट्रेटर एक्ट करने के लिए कह सकती है। ठीक है, यानी अब वो वाला जो आर्बिट्रेटर जो उसने अपॉइंट किया था वही एक सोल आर्बिट्रेटर होगा जो अब फैसला करेगा हमारे दरमियान और अवार्ड इशू करेगा। ठीक है, एंड हिज अवार्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज एज इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय कॉन्सेंट। और अब जबकि मौका मौजूद था उस पार्टी के पास और उसने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, तो फिर जो सोल आर्बिट्रेटर होगा जो दूसरी पार्टी ने अपॉइंट किया है उसका अवार्ड बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर।
ठीक है, और यही समझा जाएगा कि ये वाला जो आर्बिट्रेटर है ये दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट से अपॉइंट हुआ है। तो ये बेसिकली इस क्लॉज का मकसद है। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में सेट असाइड एनी अपॉइंटमेंट एज सोल आर्बिट्रेटर्स मेड अंडर क्लॉज बी। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अब इसी एग्जांपल के अंदर मैंने अपनी बात की थी कि मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सका, तो मैं फिर क्या करूंगा कि मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं एप्लीकेशन दूंगा और मैं कहूंगा कि भाई ये जो सोल आर्बिट्रेटर उस बंदे की तरफ से अपॉइंट हुआ हुआ है उसको सेटिसाइड किया जाए, उस अपॉइंटमेंट को सेटिसाइड किया जाए। ठीक है, and either on sufficient cause being shown allow further time to the defaulting party to appoint an arbitrator or pass such other order as it thinks fit। और मैं अपना sufficient cause शो करूंगा, ये नहीं है कि मैं जाके कहूंगा कि जी कि मैंने नहीं किया, मेरा दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर सका। नो, इट्स नॉट वर्क्स दैट वे। बल्कि होगा ये कि मैं सफिशिएंट कॉज शो करूंगा कि भाई उन 15 दिनों में मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट क्यों नहीं कर सका। कोई मेडिकल रीजन हो सकता है, कोई और जैसे ये बीमारियां वगैरह आ जाती हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, कोई जो है वो नेशनल डिजास्टर खुदा ना खास्ता हो सकता है, या फिर इसके अलावा आप ये कह लें कि आपको अंडरस्टैंडिंग थी कि एक बंदा आ जाएगा लेकिन वो नहीं आ सका। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सफिशिएंट कॉज आपने शो करना है कि भाई इन 15 दिन में मैं नहीं कर सका अपॉइंट। ठीक है, और आप कोर्ट से कहेंगे कि मुझे फर्दर टाइम अलाउ कर दें कि मैं अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लूं, या फिर कोई आप मुनासिब सा ऑर्डर इसके अंदर पास कर दें। ठीक हो गया, तो इस वजह से जो अपॉइंटमेंट सोल आर्बिट्रेटर की गई अंडर सेक्शन 9 क्लॉज बी उसको सेटिसाइड करवाया जा सकता है कोर्ट से। आगे एक्सप्लेनेशन है द फैक्ट दैट एन आर्बिट्रेटर और अंपायर आफ्टर रिक्वेस्ट बाय आइदर पार्टी टू एंटर ऑन एंड प्रोसीड विद द रेफरेंस does not within 1 month comply with the request may constitute a neglect or refusal to act within the meaning of section 8 and this section। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि ये फैक्ट कि आपने एक आर्बिट्रेटर या अंपायर को अपॉइंट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट कर ली और उसको कहा कि वो प्रोसीड करे रेफरेंस में, लेकिन वो 1 महीने तक कोई कंप्लायंस नहीं करता उस रिक्वेस्ट से। ठीक है, कोई वो रिस्पॉन्स शो नहीं करता, कोई वो आकर एक्ट नहीं करता, कोई वो बात नहीं करता, और हमें लगता है कि यार ये बंदा काम पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, वी आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो 1 महीना अगर इस चीज को गुजर जाए तो ये भी नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल टू एक्ट बनेगा अंडर सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो उसने बात की है दोनों दफा नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू एक्ट, तो इस तरीके से 1 महीने तक काम ना करना आर्बिट्रेटर के यहाँ अपॉइंट का, तो ये इसका मतलब है कि वो नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर उसकी तरफ से रिफ्यूजल टू एक्ट है, ये उसके जुमरे में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली हमारे पास सेक्शन 8 और सेक्शन 9 मौजूद थे अपनी लैंग्वेज के साथ। और इसके अंदर डिफरेंस ये है कि सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट, कि कोर्ट किन केसेस में अपॉइंट कर सकती है, और जो सेक्शन 9 है दैट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट बाय द पार्टीज। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स की बात है उस सिचुएशन में कि जहां पर सारे आर्बिट्रेटर्स पार्टीज की कॉन्सेंट से अपॉइंट होने थे। ठीक है, जबकि यहाँ पर आर्बिट्रेटर की बात हो रही है बाय वे ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी यहाँ पर एक एक पार्टी ने एक एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है। ठीक है, यानी हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी का आर्बिट्रेटर है उसमें आपकी कोई कॉन्सेंट शामिल नहीं है, आपका जो आर्बिट्रेटर है उसके अंदर दूसरी पार्टी की कोई कॉन्सेंट शामिल नहीं होगी। ठीक है, और इस तरीके से ओरिजिनली आप अपॉइंट नहीं कर सके या फिर आप बाय वे ऑफ सब्सटीट्यूशन अपॉइंट नहीं कर सके, तो फिर दूसरी पार्टी के पास राइट होगा कि वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर ले। और इसके अलावा यहाँ पर जो पार्टी की तरफ से अपॉइंट हुआ है सोल आर्बिट्रेटर उसको सेट असाइड भी करवाया जा सकता है, जो कि हमारे पास सेक्शन 8 में अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों को हमने पढ़ भी लिया और इनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी देख लिया और इनका स्कोप भी हम देख चुके हैं। तो ये बेसिकली था हमारा आज का लेक्चर। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, उम्मीद है मैं कुछ समझा पाया होऊंगा। अल्लाह हाफिज नासिर।